गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लॉज ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बेसिक लॉ तो आप जानते ही हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन 11th क्लास में आपने पढ़ा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप बुक्स में भी देख सकते हैं कि न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जो बेसिक लॉज दिए हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो नॉलेज तो उनके पास थी ही। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो सामने आए, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से पहले केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन आए थे। और ये आप जानते हैं केपलर्स लॉज, जिसको कि हम नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार माइंड में रहने से इसका महत्व और बढ़ जाएगा। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, बस बार बार सिर्फ मैं याद दिलाऊंगा, कई बार कह चुका हूँ। लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स 3 है, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। दूसरा वाला है लॉ ऑफ एरियाज, या एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स, जिसमें आप अच्छे से जानते हैं, इसमें यही बताया जाता है कि हर प्लैनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और सन उसकी फोकाई पे होता है। ऐसा आपने देखा। ये फर्स्ट लॉ है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ये हो गया प्लैनेट। एक ही प्लैनेट हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बनाया है। और दूसरा है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटीज, माने कभी ये पास भी होता है और कभी दूर भी होता है। ये भी आपने 11th लेवल पर पढ़ा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है। ये आपने पढ़ा है। ये एरिया डेल्टा ए है, ये भी एरिया डेल्टा ए है। अगर टाइम इसको कवर करने में डेल्टा टी लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, जिसको हम डिफरेंशियल भाषा में डी ए बाई डी टी, ए माने एरिया इज कांस्टेंट। ये है सेकेंड लॉ। तीसरा लॉ भी आप जानते हैं कि इसको घूमने में जो टाइम लगता है उसको पीरियोडिक टाइम कहा जाता है, या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू जो इसकी डिस्टेंस होती है, एवरेज डिस्टेंस, वो उसके आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब भी लिखते हैं। और इसी को आप टी इक्वल टू टी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 3/2 भी लिखते हैं। इस तरीके से आप जानते हैं। जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज डिफरेंट केसेस में न्यूटन ने अप्लाई करी, इनके लॉज को ध्यान में रखते हुए, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसके अलावा अपने खुद के लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको आप जानते हो 3 लॉ उनके ये भी होते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया पहला, दूसरा लॉ ऑफ फोर्स, और तीसरा एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। इन सब की नॉलेज को ध्यान में रखते हुए न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था वो फोर्स के लिए दिया था कि दो मासेस के बीच अगर r डिस्टेंस पर फिक्स हैं, उनके मासेस m1 और m2 हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर नोटेशन हम देते हैं तो यहाँ पर एक r कैप
लेना होगा, क्योंकि m1 m2 ये सब स्केलर क्वांटिटीज के रूप में हम दिखा सकते हैं, जहां पे g ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है। इसकी वैल्यू भी आपको मालूम है, मैं वीडियो में क्यों ये सब वैल्यूज आप पढ़ लेते हैं 6.67 करके अपना। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी को हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक, सार्वत्रिक, यूनिवर्सल का मतलब है सार्वत्रिक, माने एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कभी बदलती नहीं है, स्थिर है, स्थिरांक है, सार्वत्रिक और गुरुत्व से संबंधित है। ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्व से, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण, इसमें सिर्फ आकर्षण का बल होता है, गुरुत्व में स्थिरांक, ये स्थिरांक ये बोलते हैं हम लोग इस जी को। ये न्यूटन के जो है क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का नियम के नाम से जानते हैं आप इसको। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ पे ये लागू होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो आप ये जान लीजिए कि बहुत बहुत जो मतलब जो एक तरीके से एस्ट्रो लेवल पे जो डिस्टेंस होती है, मतलब यूनिवर्स बहुत लाइट ईयर्स में फैला है। लाइट ईयर का जानते ही हो कि वो दूरी जो है प्रकाश एक दिन में, एक साल में चलती है, उसको लाइट ईयर कहते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा दूरी होती है प्रकाश की, एक वर्ष में चली गई दूरी से ही इसको नापना पड़ता है। 100 प्रकाश वर्ष का मतलब हो जाता है कि लाइट जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेग से चलती है, वो अगर हम 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डिस्टेंस निकल के आती है वो होगी 1 प्रकाश वर्ष। अगर 100 वर्ष तक चलेंगे तो वो 100 प्रकाश वर्ष होती है। अभी आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स आती हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, उन्होंने कहा कि इतनी दूर पे जो है हमने 100 प्रकाश वर्ष या 500 प्रकाश वर्ष की दूरी पे ऐसा खोजा है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो ब्रह्मांड का फैलाव है वो कहाँ तक है, ये पता कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है या न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, ये उन बहुत ज़्यादा दूरियों पे भी ये लागू होता है, यानी दो जो मतलब जो क्या नाम ग्रह, उपग्रह, सन, स्टार्स, इनके बीच में भी ये लागू होता है, ऐसा न्यूटन ने फॉर्मुलेट किया था। और साथ साथ जो हमारी पृथ्वी पे जो छोटी छोटी दूरियां होती हैं, इनके बीच में भी ये प्रभावी है। और ये कहा गया है आइडेंटिफाई करके कि 10⁻⁷ सेंटीमीटर की जो दूरियां होती हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहां तक लागू है। लेकिन इसके नीचे जाने में जो एटॉमिक लेवल पे है, माने जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इसका साइज आप 1 एंगस्ट्रॉम कहते हो, जो 10⁻⁻10 मीटर कहते हो, या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर ये सिर्फ 10⁻⁷ सेंटीमीटर या 10⁻⁹ सेंटीमीटर तक ही लागू होता है। मतलब जो एटॉमिक डिस्टेंस जब आ जाती हैं वहां पे ये फेल हो जाता है न्यूटन का नियम। जबकि इस रेंज के बाद, ये मीटर हो गया, इस रेंज से ज़्यादा डिस्टेंस साधारण स्तर पे, और उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा जो दूरियां होती हैं जो हेवनली बॉडीज़ के लिए भी ये लागू होता है, ऐसा न्यूटन ने कहा था। F = G m1 m2/r²,
इसको एक्चुअली क्योंकि आकर्षण बल है तो हम लोग इसको माइनस साइन भी लगा देते हैं वेक्टर नोटेशन के हिसाब से कि हमेशा ये म्यूचुअली फोर्स लगता है, एक दूसरे की तरफ लगता है, म्यूचुअल फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल को हिंदी में पारस्परिक कहते हैं, परस्पर आपस में लगता है M1 और M2 के बीच में। इसमें रिपल्सिव या प्रतिकर्षण बल नहीं होता। एक चीज और मैं बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन या F इक्वल टू माइनस K अपॉन R स्क्वायर पढ़ा था आपने, ये सेंट्रल फोर्स है। तो ये एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल भी, जैसा पहले भी कह चुके हैं कि जो यूनिवर्सल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके लिए न्यूटन ने ये नियम दिया है, ये वाला फोर्स भी एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के रूप में हम इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। दूसरी बात ये है कि अभी हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि आपने ये पढ़ा है कि टू बॉडी प्रॉब्लम कि अगर दो बॉडीज हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं और ये एक सिस्टम बना रहे हैं, तो इसको वन बॉडी में हम रिड्यूस करेंगे तो उसका रिड्यूस्ड मास, मैं बस इतना ही आपको हिंट करना जरूरी समझता हूँ, रिपीट करना, अभी जस्ट पिछले क्लास में बताया है टू बॉडी प्रॉब्लम को। तो उसका रिड्यूस्ड मास म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो जब दो बॉडी प्रॉब्लम की तरह इसको यूज करें तो इस f को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इंटू त्वरण एक्सीलरेशन d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस तरीके से आप इसके जो मैग्नीट्यूड है इसको आप दिखा सकते हो बहुत आसानी के साथ। यहाँ पे r पे अगर वेक्टर लगा दोगे तो यहाँ पे आपको r कैप लिखना पड़ेगा। तो ये भी न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, और जो टू बॉडी प्रॉब्लम के हिसाब से जिसमें हम रिड्यूस्ड मास लिखते हैं, तो ये भी न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। दो रूप में हमने इसको बता दिया है। मेरे समझ से इतना ही बताना काफ़ी है, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक जो हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ा था, सेंट्रल फोर्सेस, और उसके बाद टू बॉडी प्रॉब्लम, तो हम एक टॉपिक और आपको बताना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है। वो टॉपिक है मोशन ऑफ टू बॉडी सिस्टम अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन ऑफ टू बॉडी सिस्टम अंडर, ये पीछे छूट गया था, पहले हम उसमें कवर नहीं कर पाए थे, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स का भी अभी आपने न्यूटन्स लॉ से या न्यूटन के नियम से जान ही लिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये टॉपिक जो है इस बुक में 7.5 के रूप में दिया हुआ है इसी उपाध्याय में, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर दो बॉडी सिस्टम है तो ये आप अच्छी तरीके से जान चुके हो, F इक्वल टू होता है म्यू माने रिड्यूस्ड मास, या म्यू d2r अपॉन dt स्क्वायर ये होता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, जहाँ पे म्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। याद करते हैं जो अभी अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, उसमें हमने ये इक्वेशन दोनों की इक्वेट करी है, वही इक्वेशन मैं दोबारा इक्वेट कर दे रहा हूँ। तो इससे निकल के अगर f की वैल्यू आप
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करोगे तो म्यू d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो एक्सीलरेशन या त्वरण है उसकी वैल्यू निकलेगी d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे म्यू आ जाएगा। अब म्यू की वैल्यू जो थर्ड हमने दिखा रखा है इससे सब्स्टिट्यूट यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा जाके जी m1 m2 अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ऊपर चला जाएगा, और ये आर स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली हो जाएगा एक्सीलरेशन या उसका त्वरण d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू जी m1 प्लस m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सिंपल सा जो हमने कहा मोशन ऑफ टू बॉडी सिस्टम अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके लिए आप सिंपली ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्सीलरेशन के लिए जहाँ पे म्यू की वैल्यू ये है। आप बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये फोर्स है टू बॉडी प्रॉब्लम के हिसाब से मास को हम रिड्यूस्ड मास u लेते हैं और एक्सीलरेशन या त्वरण को हम d2r अपॉन dt स्क्वायर लिखते हैं, इसलिए कि अगर ये मासेस m1 और m2 का सेपरेशन r है तो ऐसी स्थिति में आप यही लिखते हैं। ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में काम करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब चूंकि इसी फोर्स की वजह से अगर इनका आपस में मोशन होता है तो हम इसको समझ सकते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्मांड में इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है। ज्यादातर क्या है कि पूरा जो हमारी गैलेक्सी है, सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स के रूप में बटी हुई है, और हम किसी सन और प्लैनेट को स्टडी करना चाहते हैं तो हम एक बॉडी मान लेते हैं सन को और दूसरी बॉडी मान लेते हैं प्लैनेट को, उसका मास कैपिटल M ले लिया, इसका स्मॉल m ले लिया। अगर किसी प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करता है जैसा कि अर्थ है, एग्जाम्पल के तौर पे आप अर्थ लेते हो तो उसका मास m ही हो जाता है, और जो सैटेलाइट होता है उसका मास हम लोग, ये सैटेलाइट है जिसको हम मून एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जिसको आप मून कह सकते हो, तो यहां भी हम अप्लाई कर सकते हैं टू बॉडी पार्टिकल सिस्टम को। और ऐसी सिचुएशन में ये जो 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 घटनाक्रम होता है वो किस लिए होता है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स तो सामने सामने रखे हुए के लिए कंसेप्ट बनाना काफी नहीं है। ये फोर्स हमेशा एक्टिव रहता है। यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अट्रैक्टिव के रूप में होता है, हर ब्रह्मांड में मौजूद पार्टिकल बॉडी में वो होता है, जो कि दूसरी बॉडी पे अप्लाई होता है और दूसरी बॉडी का उस बॉडी पे अप्लाई होता है। यानी कोई भी दो मासेस होते हैं उनके बीच में फोर्स लगता है। अब किन्हीं दो बॉडीज को मिला के एक सिस्टम बना, ये तो नेचर ने बना के दिया है, ब्रह्मा जी ने बना के दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अर्थ और मून को ले लेते हैं। हमारा ये केवल ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन तो नहीं होती है। स्ट्रेट लाइन में मोशन से चीजें जो है एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इसलिए जो यूनिवर्स ने, नेचर ने क्या किया है तो उसको रिवोल्यूशनरी मोशन में, रोटेशनल मोशन में लगा दिया है। ये हो गया हमारा प्लैनेट, माने सॉरी ये सैटेलाइट हो गई, और ये हो गया प्लैनेट। अब प्लैनेट का मोशन आप उस समय इसके तुलना में सेंटर में एज्यूम कर लेते हैं, और उनके बीच की अगर सेपरेशन आर आप लेते हो
इसका मास m ले लेते हो, स्मॉल m ले लेते हो, तो यहां पे जो इक्वेशन लगाते हो mr ओमेगा स्क्वायर, तो r ओमेगा स्क्वायर के बजाय जब हमने टू बॉडी सिस्टम समझ लिया है तो आप यहां पे लिखोगे जैसे आप लिखते थे फोर्स बराबर जो सेंटीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल कहते थे F इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ये आपने रटा हुआ है। अब m की जगह पे हम म्यू r ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मूला आपके सामने रखा था कि जो फोर्स होता है टू बॉडी सिस्टम के हिसाब से, उससे जो त्वरण की वैल्यू d2r/dt स्क्वायर की निकल के आती है, वो निकल के आती है g m1 प्लस m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर वेक्टर नोटेशन देना है तो r कैप देते हो, यही तो हमने निकाल के रखा है। तो अगर हम इसको फोर्स को म्यू आर ओमेगा स्क्वायर लेते हैं और इसमें से म्यू हटा देते हैं, तो ये जो एक्सीलरेशन है ये भी तो एक्सीलरेशन है, तो हम आर ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन ये है, और d2r/dt स्क्वायर यहां भी लगा देते हैं, म्यू इक्वल टू म्यू आर ओमेगा स्क्वायर, तो म्यू म्यू कैंसिल होगा, तो d2r/dt स्क्वायर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन अगर हम 2 ले लें, ये इक्वेशन एक है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के हिसाब से, दोनों को कंपेयर करें तो आप यही कहोगे कि आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी m1, हम मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, m1 प्लस m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो आप लेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर जब ये नीचे जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी m1 प्लस m2 अपॉन आर क्यूब। इसको हम 2π/t लिख देते हैं। आपके बुक में बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है, हालांकि उसकी कंटिन्यूटी हमको अच्छी नहीं लग रही है, आप अपने हिसाब से उसको अरेंज कर लीजिए। तो t इक्वल टू हो जाएगा, उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, उसका घूमने का घूर्णन काल समझ लीजिए, तो t इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ, उलट जाएगा, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, आर क्यूब अपॉन जी m1 प्लस m2, ये होगा इस तरीके से हो जाएगा आर क्यूब अपॉन जी m1 प्लस m2। हाँ, अगर हमने इसको m और स्मॉल m लिया है तो m1 प्लस m2 की जगह पे हम दो कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यही फॉर्मूला यूज किया जाता है, m प्लस m। अब हो सकता है 11th में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो सकता है ना पढ़ा हो, तो आप पढ़ लीजिए, मुझे तो याद नहीं है कि आपने पढ़ा, 11th की बुक मैंने नहीं देखी है बहुत दिनों से। तो ये आ गया। अब जैसे हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का स्मॉल m मास लेते हैं, तो अर्थ के मास में तो वो ना के बराबर होता है, तो उसमें जो है यही फॉर्मूला काफी होता है कि आप इस m को नेग्लिजिबल मान लेते हैं और टाइम पीरियड की कैलकुलेशन 2π स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी, सिंपली m ले लेते हैं, और m का मतलब मास ऑफ अर्थ, या प्लैनेट अर्थ ही हो गया तो m ही हमने लिख दिया। तो इस तरीके से पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आप इसको निकाल देते हैं और उसको इसके सामने स्मॉल m को निग्लेक्ट कर लेते हैं। बस यही मोशन ऑफ टू बॉडी सिस्टम अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो डिस्कस करने लायक था हमने कर दिया है। अब इसमें 2-3 हम पहले हमने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है, कुछ सेंट्रल फोर्सेस से सॉरी ये टू बॉडी प्रॉब्लम से रिलेटेड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स तो खैर आप ही कर लीजिएगा, लेकिन सेकेंड प्रॉब्लम में थोड़ा सा कंसेप्ट है, हो सकता आप ना समझ पाए, तो ये एग्जाम्पल 2 आपको मैं बता रहा हूँ, इसी टॉपिक के बाद दी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल 2। इसमें दिया है इन्होंने द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ द कॉमेट फ्रॉम द सन। सन है, सन से दूरी में कॉमेट्स है, और कॉमेट अगर घूम रहा है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता होगा, तो सन यहाँ पे है,
तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो इन्होंने बताई है 1.4 इंटू 10⁻12। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, आर मैक्सिमम 1.4 इंटू 10⁻12 मीटर और मिनिमम है 7 इंटू 10⁻10 मीटर। कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है। इफ द वेलोसिटी इज नियर टू द सन इज 6 मीटर पर सेकेंड, माने जब ये पास था उस समय वेलोसिटी थी 6 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो ये चाहता है कि जब ये दूर था तब उस समय वेलोसिटी क्या थी। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सॉल्व प्रॉब्लम है, ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जब भी प्लैनेट सन के अराउंड घूमता हो या सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अराउंड घूमता हो, ये इसमें थ्योरम्स के रूप में आपके सामने हैं। मैं थ्योरम्स बता रहा हूँ, आपको तैयार नहीं करनी है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस, तो इसमें हमने कुछ चीज़ें जो कि आपके लिए थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, सेंट्रल फोर्सेस में शायद पढ़ के बताई थी, एक बार फिर आपको बताऊंगा, सुनाई दे रहा हूँ। पहली थ्योरम तो यही है सेंट्रल फोर्सेस के लिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ये नेचुरल एग्जाम्पल है सेंट्रल फोर्सेस का। तो ये देखिए, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, पहली थ्योरम है। दूसरी, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स द मोशन टेक्स प्लेस इन ए प्लेन, एक ही प्लेन में गति होती है। इसको हम लोग शायद सॉल्व किए थे या नहीं किए थे, नहीं किए थे तो हम कर लेंगे, मैं चेक कर लूँगा हमने कराई है कि नहीं कराई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा, थ्योरम नंबर 2। तीसरी है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर सेंट्रल फोर्स द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ इसका जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक है उसको आपको मतलब रखना है ना। उसके बाद ये थ्योरम है, सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स हमने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं जब कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाऊंगा यूनिट 1 में तब इसको कराऊंगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। आप एंगुलर मोमेंटम जानते हो, हम आपको बता चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी होता है, यानी आर इंटू एम, ये होता है। अगर टू बॉडी सिस्टम हम ले रहे हैं तो आर म्यू भी हो जाएगा, एम की जगह पे म्यू आ जाएगा। तो अब इसी के लिए जो कॉमेट घूम रहा है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। तो म्यू1, म्यू तो एक ही है क्योंकि सिस्टम एक है, r1 यानी जो मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस चेंज हो रही है, कभी जो है पास हो रहा है तो हमने एक को r1 मान लिया, दूर है इसको r2 मान लिया, यहाँ पे वेलोसिटी हमने v2 मान ली, यहाँ पे v1 मान लिया। तो म्यू r1 v1 इक्वल टू म्यू r2 v2, ये हो गया, ये हो गया। तो अब म्यू म्यू तो कैंसिल हो गया, तो हमें चाहिए वो डिस्टेंस v1 हमें निकालना है। तो v1 हो जाएगा r2 v2 अपॉन v1। r2 v2 है हमारा 6 इंटू 10⁻4 और ये है 7 इंटू 10⁻10। 7 इंटू 10⁻10, जब ये 7 इंटू 10⁻10 है तब ये वेलोसिटी है। इसी को हमने v2 मान लिया है, इसको हमने r2 मान लिया है, ये r1 मान लिया है। तो ये r1 से हम 7 इंटू 10⁻10 और ये वैल्यू हुई 6 इंटू 10⁻4 और यहाँ पे वैल्यू गिवन है 1.4 इंटू 10⁻12। हम लोग आराम से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, 10 प्लस 4 14, 14 में 12 चली गई तो कितना हो गया जाके 12 और 2 बचा, यानी 3 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया है, या 3000 करके इन्होंने आंसर लिखा है।
इसको आप समझ लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब भी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति होती है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें केपलर्स लॉज की लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये हमेशा याद रखिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है जब भी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति होती है। 3 थ्योरम्स हमने बताई, एनर्जी कंजर्व रहती है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है और मोशन एक प्लेन में होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम हम 2-3 हैं उनको भी करा देते हैं, क्योंकि टाइम है, छोटा टॉपिक हमने लिया है, क्योंकि प्रॉब्लम की भी आपको ज़रूरत है। आप लोग नहीं बता रहे हैं कि हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं आपको कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। करना पड़ेगा आपको, आगे तो करना ही पड़ेगा, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज 7.1 है, एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन आप कर लीजिए, रिड्यूस्ड मास का है। दूसरा क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन मैं करके बता दे रहा हूं। इफ m इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, if m is the mass of hydrogen atom, find the reduced mass of m is the mass of hydrogen atom। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है reduced mass of, find the reduced mass of, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है। मास ऑफ H2 का बताया है, Hd का बताया है और D2 का बताया है, सिंपल सा है। इसका m मास माना है। हाइड्रोजन एटम को आप अच्छे से जानते हो, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। H एटम का मतलब है 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन ओनली, कुछ होता ही नहीं, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। और जो ड्यूटेरियम है उसमें 2 प्रोटॉन हो गए, या 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन हो गया, और T2 में भी 2 ही रहे। तो अगर हम H2 का निकालना चाहते हैं, ये H और H मिलके किसी डिस्टेंस पे ये बना रहे हैं, तो इसका रिड्यूस्ड मास चाहिए। तो रिड्यूस्ड मास H2 का क्या होगा? आप फॉर्मूला लगाओगे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दोनों ही mm है, तो ये हो जाएगा m अपॉन m प्लस m, यानी m स्क्वायर अपॉन 2m। इससे स्क्वायर कटा तो इसका आंसर हो गया m/2, यानी रिड्यूस्ड मास ऑफ H2 इज m/2 अगर हाइड्रोजन का मास m है। Hd में क्या है? Hd में एक H है और एक D है, इसका मास m है तो D का 2m हो जाएगा। तो अब इसका म्यू निकालेंगे, तो m1 की जगह पे हो गया हमारा m, और m2 की जगह पे यहाँ m1 इक्वल टू m और m2 की जगह पे हो गया 2m। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मल्टीप्लाइड होगा इसमें m इंटू 2m, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 माने m प्लस 2m। ठीक है, तो ये 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3m, स्क्वायर कटा तो ये हो गया 2m/3। तो इस तरीके से Hd का आ गया 2m/3 रिड्यूस्ड मास। आप जान लीजिए हाइड्रोजन का m है तो ड्यूटेरियम का 2m, और जब D2 है, D2 का निकालने के लिए आप मान लीजिए m1 भी 2m है और m2 भी 2m है, दोनों ही 2m हो गए। तो अब आप जो म्यू निकालेंगे 2m इंटू 2m अपॉन 2m प्लस 2m, तो कितना हो गया 4m स्क्वायर अपॉन 4m। m से स्क्वायर कटा, 4 से 4 कटा, सिंपली m आ गया। तो रिड्यूस्ड मास सिंपली H2 का m/2 आया, Hd का 2m/3, D2 का रिड्यूस्ड मास हाइड्रोजन के एक एटम के बराबर आया, सिंपली m आ गया। तो इस तरीके से इसमें आंसर निकाल के रख दिए गए।
इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। 4th आपको नहीं करना है, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि पिछले किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को मैंने बता दिया है। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे करने को कहा, 2 मैंने बता दिया है, और 3 जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में की समरी निकालता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए H और H के बीच की डिस्टेंस गिवन है, वो R है। इनके बीच की डिस्टेंस 0.7 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता हूँ, ये H है, ये H है, इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है। ये निकालना चाहते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। माने हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यहाँ है, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यहाँ है, इनका जो मिड पॉइंट होता है उसके से पास होने वाली है एक्सिस, जो कि परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, जो इसकी डिस्टेंस r है उसके परपेंडिकुलर है, माने एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गई। मास ऑफ प्रोटॉन जो बता रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब है, मास ऑफ प्रोटॉन इस क्वेश्चन में गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये आगे चल के हमेशा आपके माइंड में रहेगा कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ही मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हमेशा के लिए याद रखें। इन्होंने हाइड्रोजन एटम का मास न देके प्रोटॉन का दिया हुआ है, क्योंकि आप ये जानते हो कि इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स भारी होता है प्रोटॉन का, तो इसको निग्लेजिबल मास लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते। दैट इज व्हाई मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इन्होंने बताया कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम या मास ऑफ प्रोटॉन है, वो इन्होंने दिया है 1.6। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। पहले तो हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका भी मास m ले लेते हैं, इसका भी मास m ले लेते हैं। अगर ये r डिस्टेंस है तो ये r/2 डिस्टेंस होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन से r/2 डिस्टेंस पे ये भी है, r/2 डिस्टेंस पे ये भी है। तो I इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, चूंकि समान है मास तो 2mr² हो गया। अब इसमें 2 मास की जगह मास ऑफ प्रोटॉन आ गया, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, 0.7 इंटू 10⁻10 मीटर हो गया, या 7 इंटू 10⁻11 मीटर भी कर सकते हो। क्योंकि हमें MKS में या तो आंसर करना है, ये प्रॉब्लम्स में आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि क्वेश्चन में कोई भी यूनिट पे दे, या तो आप CGS में दोनों को कन्वर्ट करिए या MKS में दोनों को कन्वर्ट करिए। हमने कर लिया, तो हम I निकालेंगे, यहाँ पे दोबारा निकालते हैं, यहाँ जगह है, तो 2mr² को यहाँ दोबारा रखते हैं, 2 हो गया, मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और डिस्टेंस हो गई हमारी 7 इंटू 10⁻⁻11। स्क्वायर करने के बजाय मैं 2 बार लिखे दे रहा हूँ, 7 इंटू 10⁻11। ठीक है। और बाई r की जगह पे r/2 का होल स्क्वायर होगा, यानी r²/4 लिखेंगे आप, इससे 2 कट जाएगा। तो ये जो यहाँ पे 2 लिखने के बजाय नीचे हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब 2 से ये 0.8 हो गया, 7 7 49, 49.8, 49 इंटू 0.8, तो 8 72 72 हो गया, 8 चौको 32 और 7 39, 39.2 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 22 माइनस में, तो ये हो जाएगा
49, 10 to the power minus 49, ये 39.2 लिखा हुआ है तो हम 3.92 कर सकते हैं 48। और चूंकि हमने इसकी यूनिट जानते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर हुई, हमने लिख दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही आंसर आ गया 3.92 × 10⁻48 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है जो कि बुक में मैच भी कर रहा है, यही 3.92 × 10⁻48 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो हमने ये प्रॉब्लम कर दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम केपलर्स लॉज बताएंगे और उसमें केपलर का सेकंड लॉ को हम डिड्यूस करेंगे। कोई चीज़ और छूट रही होगी ऐसे ही छोटा ही वीडियो बना देंगे और मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करना पसंद करूँगा। आप रिवाइज करते रहिए, सारे वीडियोस को सीक्वेंस में जोड़ के अपने नोट्स बनाइए, तैयारी करिए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे। कैरियर आपका निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। थैंक यू वेरी मच।